हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 से 51 के प्रोविजंस को कवर करेंगे, जो कि डील करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन से, जिसकी हेडिंग है ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रिलेवेंट। इससे पहले के सेक्शंस जो है मैंने प्रीवियस की वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप उन सेक्शन को उन वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 45। सेक्शन 45 बात करता है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स की। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ or of science, art, or as to identity of handwriting or finger impressions, the opinion upon that point of person especially skilled in such foreign laws, science or art, or in question as to identity of handwriting, finger impressions are relevant facts. Such person are called expert. तो एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट वो पर्सन होता है जो कि स्पेशली स्किल्ड है किस किस में? फॉरेन लॉ में, साइंस में, आर्ट में, और क्वेश्चन है जहाँ पे हैंड राइटिंग का, मतलब कि हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन है तो वहाँ पे, और फिंगर इम्प्रेशन। तो 5 चीज़ें हैं। ऐसा कोई पर्सन जो कि स्पेशली स्किल्ड है इन 5 चीज़ों के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट बोलेंगे। और कौन सी है वो 5 चीज़ें? पहली है फॉरेन लॉ, सेकंड है साइंस, थर्ड है आर्ट, फोर्थ है आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग एंड फिफ्थ है फिंगर इम्प्रेशन। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी ओपिनियन देता है तो उसको हम क्या मानेंगे? रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। अब क्वेश्चन आता है, हु इज़ एन एक्सपर्ट एंड व्हाट इज़ द एविडेंशियरी वैल्यू? ठीक है, उसके ओपिनियन की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है? एन एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु इज स्पेशली स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट और हैंड राइटिंग और आइडेंटिफिकेशन, फिंगर इम्प्रेशन। ठीक है, केस लॉ देखते हैं। मेयर पनव भाई शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट शुड नॉट बी गिवन अनड्यू वेटेज बिकॉज इट इज़ एन ओनली ओपिनियन। ठीक है, तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है कि हम एक्सपर्ट ओपिनियन को अनड्यू वेटेज नहीं दे सकते, क्योंकि सिर्फ एक ओपिनियन है, और भी इंडिपेंडेंस एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, पर इसके ओपिनियन को हम रिलेवेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सपर्ट ओपिनियन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है और एक्सपर्ट कौन होता है। ठीक है, तो अपन को 5 चीज़ें याद रखनी है कि जो कि स्पेशली स्किल्ड है उन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर, उसको हम एक्सपर्ट कहते हैं। और एविडेंशियरी वैल्यू में हम लिखेंगे कि इसके जो भी क्या कहते हैं, इसका जो भी ओपिनियन होता है उसको हम अनड्यू वेटेज नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन है। ठीक है, और आप ये केस लॉ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 45 है ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। When in a proceeding, the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted, stored in any computer resource or other electronic or digital form, the opinion of the examiner of electronic evidence referred in section 79A of IT Act 2000 is a relevant fact. ठीक है, explanation: for the purposes of this section, an examiner of electronic evidence shall be an expert. ठीक है, अगर कोई भी ओपिनियन बनाना है, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रांसमिटेड है या फिर स्टोर्ड है किसी कंप्यूटर रिसोर्स में, या फिर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, तो उस केस में हम किसका एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एग्जामिन करने के लिए, उसका ओपिनियन लेंगे हम। और ये कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 79A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, बहुत बार जो है प्री के अंदर इससे क्वेश्चन आता है, और ये टाइटल बेस्ड ही आता है कि कौन से सेक्शन में है ना एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का ओपिनियन दे रखा है। तो सेक्शन 45A, और प्लस ये भी पूछ लेते हैं कि सेक्शन 45A जो है वो कौन से अमेंडमेंट से आया। तो IT एक्ट 2000 के अमेंडमेंट से ये सेक्शन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इंसर्ट हुआ था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। Now section 46, facts bearing upon opinions of experts. Fact not otherwise relevant are relevant if they support or are inconsistent with the opinion of expert when such opinions are relevant. तो ये क्या कह रहा है सेक्शन 46? ऐसे फैक्ट्स जो कि रिलेवेंट तो नहीं है, पर वो रिलेवेंट कब माने जाएंगे? जबकि वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, तो उन फैक्ट्स को हम क्या मानेंगे? रिलेवेंट मानेंगे। इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज पॉइजन बाय अ सर्टेन पॉइजन। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि भाई जो ए जो है उसको क्या यही वाला पॉइजन दिया गया है या नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है नेक्स्ट? द फैक्ट दैट अदर पर्सन्स हु वर पॉइजन बाय दैट पॉइजन एग्जिबिटेड सर्टेन सिम्टम्स विच एक्सपर्ट्स अफर्म और डिनाई टू बी द सिम्टम्स ऑफ दैट पॉइजन इज रिलेवेंट। ठीक है, अब क्या हुआ? कुछ और पर्सन्स को पॉइजन दिया गया, तो उन्होंने उनके अंदर क्या हुआ? सर्टेन सिम्टम्स देखे
सर्टेन सिम्टम्स आए, ठीक है, तो उसको जो है एक्सपर्ट ने या तो अफर्म किया या फिर डिनाई किया उन सिम्टम्स को जो कि उस पॉइजन के थ्रू हुए। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट का डिनायल और एक्सेप्टेंस है ना उन सिम्टम्स को लेके, उसको हम रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। किसके किसके लिए रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे? ए के केस में उनको हम क्या मानेंगे? उस एक्सपर्ट के ओपिनियन को हम रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। नाउ सेक्शन 47 ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट। तो हैंड राइटिंग के केस में कब ओपिनियन रिलेवेंट मानेंगे? व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय हुम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइन। जब कोर्ट को ओपिनियन बनाना हो कि भैया ये डॉक्यूमेंट किसने लिखा या किसने साइन किया, तो कोर्ट किसका ओपिनियन लेगा? द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक्वेंटेड है, जिसको नॉलेज है और जो दिन रात उसकी हैंड राइटिंग देखता है कि हाँ उसी पर्सन का हम ओपिनियन लेंगे। बाय whom it is supposed to be written or signed that it was or was not written or signed by that person is relevant fact, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना सा ही है कि उस पर्सन का ओपिनियन लेंगे जो कि एक्वेंटेड है विद द हैंड राइटिंग, और वो बता सकता है कि हाँ ये उस पर्सन ने लिखा है या फिर उसने साइन किया है या नहीं किया है, तो हम उनका ओपिनियन लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनादर पर्सन। अब देखो एक्वेंटेड के केस में क्या क्या आएगा? जब उसने क्या किया हो, ही हैज सीन दैट पर्सन राइट, और व्हेन ही हैज रिसीव डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट। पहली चीज़ क्या है, या तो वो उस पर्सन को लिखते हुए देखता हो। दूसरी चीज़ क्या है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है और वो उससे कुछ आंसर मांग रहा हो तो उसके रिप्लाई में उसने कुछ आंसर लिख के उसे भेजा हो तो, और अंडर इज अथॉरिटी एंड एड्रेस, मतलब वही उसकी अथॉरिटी में किसी और को भेज रहा हो या उसको खुद को भेज रहा हो तो, और व्हेन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन हैव बीन हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम। और जैसे मान लो अगर कोई बिजनेस का काम है या फिर वो उसके अंडर काम कर रहा है तो वो हर डॉक्यूमेंट आके उस पर्सन को सबमिट करता है, तो उस केस में भी हम क्या मानेंगे कि वो पर्सन जो है उसकी हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड है सॉरी। तो तीन चीज़ें पढ़ी, या तो वो पर्सन जो है उसकी राइटिंग को देखता है, या फिर जो है वो क्या करता है, रिसीव करता है डॉक्यूमेंट उससे, या फिर वो उससे कुछ आंसर मांग रहा होता है तो उसके आंसर के केस में उससे रिसीव कर रहा है, और तीसरी क्या है, वो हैबिचुअली उसको सबमिट करता है ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे कि वो उसकी राइटिंग से क्या हो जाए, एक्वेंटेड हो जाए। अब इस सेक्शन का इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसके थ्रू ये सेक्शन हमको क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन लेटर इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि जो लेटर है वो क्या ए की हैंड राइटिंग में है या नहीं है, जो कि मर्चेंट है लंदन के अंदर। बी जो है वो मर्चेंट है कैलकाटा के अंदर, जो कि क्या करता है, ए को लेटर लिखता है और बदले में ए जो है रिप्लाई करके बी को भेजता है कैलकाटा में, लंदन से। अब यहाँ पे सी जो है वो क्या है, बी का क्लर्क है, जिसकी ड्यूटी है कि वो जो लेटर ए से आता है उसको एग्जामिन करता है और उसके बिहाफ पे वो फिर से उसके कॉरेस्पॉन्डेंस को फाइल करता है। अब नेक्स्ट जो है डी, डी क्या है, यहाँ पे बी का ब्रोकर है, जो कि क्या करता है, बी जो है जो जब भी ए से लेटर आता है तो क्या करता है, बी अपना लेटर डी को दे देता है जो कि उसका ब्रोकर है, और उसको कहता है कि भैया आप मुझे एडवाइस करो कि क्या क्या करना चाहिए जो लेटर ए से आया है ना। तो यहाँ पे लेटर किस किस के पास आ रहा है, बी के पास आ रहा है, सी के पास आ रहा है और डी के पास आ रहा है, ठीक है, तीन लोगों के पास ए का लेटर आ रहा है। उन तीनों ने ए को लिखते हुए नहीं देखा है, पर वो तीनों जो है क्या करते हैं, जब जब उसका लेटर आता है उसके लेटर को पढ़ते हैं और सारी चीज़ें होती है, मतलब उनको समझ है कि उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, वो पर्टिकुलर लेटर को लिखता कैसे है, तो ये सारा आइडिया है उनको, भले ही उन्होंने उसको लिखते हुए ना देखा हो। तो यहाँ पे द ओपिनियन ऑफ बी, सी एंड डी ऑन द क्वेश्चन वेदर द लेटर इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ ए आर रिलेवेंट, दो नीदर बी, सी नॉट डी एवर सो ए राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बताएंगे, जो भी ओपिनियन देंगे ना बी, सी और डी, वो रिलेवेंट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्वेंटेड है उसकी हैंड राइटिंग से। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 47A ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट। तो सेक्शन 45A क्या बात करता है, ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, और सेक्शन 47A क्या बात करता है, ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर की। कंफ्यूजिंग है ये दोनों, और ये दोनों ही बहुत कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है कि 45A में है या फिर ये 47A में आएगा, है ना।
तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना कन्फ्यूजन को। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज़ इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अ रिलेवेंट फैक्ट। जब कोर्ट को ओपिनियन करना हो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के केस में, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने कि वो सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है उसका ओपिनियन रिलेवेंट फैक्ट होगा। Section 48, opinion as to existence of right or custom when relevant. When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinion as to existence of such custom or right of person who would be likely to know of its existence if it exists are relevant. तो वही उन लोगों का ओपिनियन लिया जाएगा जिनको उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता होगा, तो उनके ओपिनियन को हम रिलेवेंट मानेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास और पर्सन। जो जनरली यूज हो रहे हैं कस्टम्स वो यही है। इलस्ट्रेशन देखते हैं। द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ ए पर्टिकुलर वेल इज अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 49, ओपिनियन एज टू यूजेस टेनेंट्स एक्सेट्रा व्हेन रिलेवेंट। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द यूजेस एंड टेनेंट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस एंड चैरिटेबल फाउंडेशन और द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल, तो ओपिनियन ऑफ पर्सन्स हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑन आर रिलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो सेक्शन 49 कह रहा है कि जब भी यूजर्स और टेनेंट्स की बात आए, उनके ओपिनियन की बात आए, तो उन पर्सन का ओपिनियन रिलेवेंट होगा जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 50, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन की दूसरे पर्सन से क्या रिलेशनशिप है, कोर्ट को अगर इसका ओपिनियन जानना है, द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन हु एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली और अदरवाइज हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट इज रिलेवेंट। दो लोगों के ओपिनियन रिलेवेंट होंगे, या तो वो फैमिली मेंबर हो या फिर उसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो, है ना, तो क्या माना जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज इन प्रोसीडिंग अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, एक्ट 4 ऑफ 1869 और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 494, 95, 97 और 498 ऑफ आईपीसी। ये प्रोवाइडेड जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कब ओपिनियन जो है रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, तो दो केसेस में नहीं माना जाएगा, जबकि मैरिज से रिलेटेड प्रोसीडिंग चल रही है डिवोर्स वाली, डिवोर्स एक्ट के अंदर, और या फिर जो प्रोसीडिंग है वो 494, 95, 97 और 98 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर है, तो उन दो केसेस में ओपिनियन रिलेवेंट नहीं माने जाएंगे। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड, द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ इज रिलेवेंट। तो यहाँ क्वेश्चन था कि क्या ए और बी जो है मैरिड हैं या नहीं, तो उनके फ्रेंड्स जो है हमेशा उनको एज ए हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करते हैं, तो इसको यहाँ पे रिलेवेंट माना गया। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, तो यहाँ क्वेश्चन है कि क्या ए जो है बी का लेजिटिमेट सन है। द फैक्ट दैट ए वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज रिलेवेंट, तो जो उसके फैमिली मेंबर्स है उसने हमेशा ए को जो है एज ए बी के सन जैसे ही ट्रीट किया है, तो उसको रिलेवेंट मानेंगे। नाउ सेक्शन 51, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट। व्हेनेवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रिलेवेंट, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड और ऑल्सो रिलेवेंट। तो जिस भी ग्राउंड पे वो ओपिनियन फॉर्म हुआ है ना, तो उन ग्राउंड्स को भी हम क्या मानेंगे, रिलेवेंट मानेंगे। इलस्ट्रेशन देखते हैं। An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion. तो एक्सपर्ट जो है वो क्या कर सकता है, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया है ना उसका पूरा क्या कर सकता है, उसका पूरा विवरण दे सकता है कि उसने वो एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे किया और वो कैसे इस कंक्लूजन पे आया और कैसे उसने अपना ओपिनियन फॉर्म किया। तो वो जितने भी अपना अकाउंट दे रहा है ना, जितना भी एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे हैं, जितने भी ग्राउंड्स वो दे रहा है, तो उन सारे ग्राउंड्स को भी हम क्या मानेंगे, रेलेवेंट मानेंगे।
दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी प्रोविज़न समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।